नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर अपन एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि एनसीईआरटी अपनी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा है वो 55% होता है ब्लड के अंदर, 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, 45%। आप ऐसे समझो जो प्लाज्मा है वो कैसा होता है, लिक्विड पार्ट है। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं 45%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ये क्या होते हैं वो अपन आगे देख लेंगे, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। अब एक एक की अपन बात कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। जो प्लाज्मा है, मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है। तो इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा होगा, तो मतलब जो वाटर है प्लाज्मा के अंदर, वाटर है वो कितना है, 92%, 90 से 92% क्या होगा, वाटर होगा प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन्स होंगी कितनी, 6 to 8% क्या होंगी, प्रोटीन होंगी प्लाज्मा के अंदर। मिनरल्स होंगे, ठीक है, जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं वो सारे पाए जाएंगे। क्लोटिंग फैक्टर होगा, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा, क्लोटिंग के अंदर हेल्प करेगा। प्रोटीन्स कौन सी हैं, फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो किस में काम आएगी, क्लोटिंग में काम आएगी। ठीक है, क्लोटिंग में काम आएगी फिब्रिनोजन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो किस में काम आएगी, ओस्मोटिक प्रेशर, बाइकोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में काम आएगी, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये किस में काम आएगी, इम्यूनिटी। ठीक है, आपने ये सुन रखा होगा जो IgM, IgA, ये क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करेगी, इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करेगी। फिर अपन आगे चलते हैं, आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। नंबर कितना होता है, एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर होगा 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है। एक अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की। न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर। ध्यान में रखना कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। शेप कैसा होता है आरबीसी का, बाइकॉनकेव शेप होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 12 से 16 ग्राम क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने बात करी थी, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको लाने ले जाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई अपनी कौन सी, ऑक्सीजन और CO2, ये क्या है अपनी रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई। इनका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, कौन हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन हेल्प करती है। लाइफ स्पान की बात करें, आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन की इनकी लाइफ स्पान होती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना। जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है वो क्या है, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे जो भी मतलब 120 दिन के बाद में जो भी डेड आरबीसीज हैं, जो इमेच्योर आरबीसीज हैं, वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं, स्प्लीन के अंदर। वहाँ पर वो इनको स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पे इनको नष्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जो डब्ल्यूबीसी है इसको और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी जो है वो दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। दो टाइप की बताई मैंने आपको, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 टाइप की है और जो एग्रेनुलोसाइट है वो 2 टाइप की है। अब इनको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी एक ट्रिक है, नीलिमा भाभी, NLMEB।
ठीक है, आप इसके ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो N मतलब जो न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 65 जो % होता है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद में लिम्फोसाइट है जो कि कितना है, 20 to 25% है। और उसके बाद में कौन सा है, मोनोसाइट है जो 6 to 8% है। ठीक है, उसके बाद में इओसिनोफिल्स है जो कितना है, 2 to 3% है। और उसके बाद में अपना बेसोफिल्स है जो 0.5 to 1% होता है। ठीक है, तो इससे आपको एग्जैक्टली याद रह जाएगा कि कौन सा कितना है, वरना कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अब फंक्शंस की देख लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है वो कैसा होता है, फेगोसाइटिक होता है। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होता है और जो मोनोसाइट है वो फेगोसाइटिक होता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं। लिम्फोसाइट कैसा क्या काम करता है, ये इम्यूनिटी के अंदर आपने सुन रखा होगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट है उसका काम क्या है, इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है। जो इओसिनोफिल्स है वो किस में काम आता है, रेजिस्ट इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। जितने भी एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कौन पैदा करता है, इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो नाम से देखो, बेसोफिल्स, और ये क्या है, काम करेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ करते हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन सी होगी, हिस्टामाइन होगी, सीरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, ये WBC की अपन बात करी। अब इनकी कुछ WBC की अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है WBC के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। RBC के अंदर अपन ने बात करी, RBC के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट था। RBC के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट था, लेकिन WBC के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ध्यान में रखना। और RBC कैसी होती है, रेड कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। और उस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, RBC का कलर भी रेड हो जाता है। RBC का कलर मैंने आपको बताया रेड कलर होती है। RBC का कलर कैसा है, रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, क्योंकि जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड कलर है होता है, इसलिए RBC का कलर भी कैसा है, रेड है। और WBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट होती है, इसलिए कलरलेस होती है WBC। नंबर कितना होता है, 6000 to 8000 नंबर होता है ब्लड के अंदर WBC का। लाइफ स्पान की बात करें तो 2 वीक्स। ठीक है, RBC की जो लाइफ स्पान थी वो थी 120 डेज और WBC की है कितनी, 2 वीक्स। फिर बात करते हैं प्लेटिलेट्स की। अपन ने प्लाज्मा की बात कर ली। ठीक है, स्टार्ट में अपन ने बात करी थी ब्लड के अंदर 2 पार्ट थे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की अपन ने बात कर ली। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर 3 पार्ट थे, RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स। RBC की बात कर ली, WBC की, अब बात करेंगे प्लेटिलेट्स की। प्लेटिलेट्स है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ध्यान में रखना, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कार्योसाइट्स। जो मेगा कार्योसाइट्स है वहाँ से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ से बनती हैं प्लेटिलेट्स। ठीक है, नंबर की बात करें, प्लेटिलेट्स का कितना नंबर होता है, जो प्लेटिलेट्स का जो नंबर है वो कितना होता है, 1.5 to 3 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास इसका नंबर होता है प्लेटिलेट्स का। और फंक्शन की बात करें तो क्लोटिंग इसका फंक्शन है। ठीक है, कोई भी कट लगता है, ठीक है, कोई भी कट लगता है, ब्लड निकलता है, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में क्लोट बन जाता है, जो ब्लड को जो ब्लड फ्लो है उसको रोकता है, ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, तो उसके अंदर हेल्प करती है प्लेटिलेट्स। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस हो जाएगी और इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। फिर आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुप पता है अपन को, A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ब्लड ग्रुप अपन ने सुन रखे हैं, A ब्लड ग्रुप होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। अब बात करेंगे एंटीजन की, कैसे क्या होता है। देखो, ब्लड जैसा ब्लड ग्रुप होगा सेम वैसा ही एंटीजन होगा। ठीक है, जैसा ब्लड ग्रुप होगा, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, या फिर A, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो मेरे अंदर जो एंटीजन है वो भी A ही होगा। ठीक है, और जो एंटीजन है वो कहाँ होता है, RBC पर। ठीक है, तो A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कैसा होगा, A। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कैसा होगा, B। AB ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कैसा होगा, AB होगा और B भी होगा। ठीक है, दोनों होंगे। और ब्लड ग्रुप अगर O है, ठीक है, O है तो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब बात करेंगे एंटीबॉडी की। ठीक है, ब्लड ग्रुप जैसा है वैसा ही एंटीजन होगा। एंटीबॉडी जो है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A है,
ठीक है। तो एंटीजन तो मेरे अंदर ए है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर मेरा बी है, एंटीजन तो बी ही होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो ए होगी। ब्लड ग्रुप मेरा ए बी है, एंटीजन ए बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो कोई भी नहीं होगी, ठीक है। एंटीजन जो एंटीबॉडी है वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। फिर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और बी भी प्रेजेंट होगी, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। देखो ब्लड ग्रुप अपन ने सुन रखे हैं, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। एंटीजन कौन से होते हैं, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन होगा, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन होगा, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जीरो मान लो या फिर ओ मान लो, ठीक है। ओ को आप जीरो ले सकते हो। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी जो है वो ऑपोजिट होगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर बी एंटीबॉडी होगी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो बी है तो मेरे अंदर ए एंटीबॉडी होगी। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे पास एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करेंगे अपन आर एच की। जो आर एच है, अगर आर एच प्रेजेंट है, आर एच अगर पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच एब्सेंट है तो आर एच क्या होगा, आर एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ये कहाँ मिला, आर एच रेसस मंकी के अंदर पाया गया था, रेसस मंकी के अंदर मिला था, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में आर एच बोल दिया, रेसस मंकी के अंदर। अब एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दे रखी है इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये कैसे होती है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मदर है आर एच नेगेटिव, कोई मदर है जिसके जो क्या है आर एच नेगेटिव है, ठीक है। मदर है कैसी, आर एच नेगेटिव, और जो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और जो बेबी है, ठीक है, जो बेबी है वो कैसा है, उसका ब्लड है आर एच पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, बेबी कैसा है, आर एच पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो ये जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है, ये अगर मदर के कांटेक्ट में आ गया, मदर के कांटेक्ट में आ गया, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, मदर के जो ब्लड है उसके अंदर क्या बनने लग जाएंगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी। आर एच पॉजिटिव के खिलाफ जो क्या है एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी। जो फर्स्ट बेबी है वो तो सेफली निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है, तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जो फर्स्ट बेबी है वो तो सेफली डिलीवर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर। क्या दिक्कत आएगी, जब डिलीवर होगा ये बेबी तो चांसेस क्या होते हैं, चांसेस ये होते हैं कि जो बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ में फ्यूज हो सकता है, कुछ मिक्स हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही आर एच पॉजिटिव बेबी का ब्लड जो है मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तो जो मदर का ब्लड है वो क्या बनाने लग जाएगा, एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा आर एच पॉजिटिव के खिलाफ। तो यहाँ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी, ठीक है। एंटीबॉडी बन गई किसके खिलाफ, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ। अब क्या हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है। क्या हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई। अब जो बेबी है सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर भी मान लो बेबी क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव ब्लड है, सेकेंड प्रेगनेंसी के जो बेबी है उसका भी आर एच पॉजिटिव ब्लड है। तो जो एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होंगी और वो क्या करेंगी, इस जो बेबी को जो इस आर एच पॉजिटिव के खिलाफ पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है मदर के अंदर, और वो क्या करेंगी, आरबीसीज को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है, उनको खत्म करने लग जाएंगी। और जो क्या होगा, जो डिजीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये होगी। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद में अपन जो मदर है उसको क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंटी आर एच ए बी, ठीक है। ये एंटीबॉडी ये क्या इसके अंदर मेंशन्ड है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसको आप ध्यान में रखना। एथ्रोब्लास्टिस फेटालिस क्यों होती है और इसके लिए अपन क्या देते हैं मदर को, वो चीज़ आप याद रख लो। तो ये जैसे ही अपन देंगे तो ये जो एंटीबॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। फिर बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की।
यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। RH तक फिर ब्लड क्लोटिंग की अपन बात करते हैं। जो ब्लड क्लोटिंग है उसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली जो चीज़ है वो है प्रोथ्रोम्बिन। जो है प्रोथ्रोम्बिन को अपन को कन्वर्ट करना है थ्रोम्बिन के अंदर। थ्रोम्बिन के अंदर, अब नाम से पता लग रहा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रो नाम आ रहा है पहले, तो मतलब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो इसको एक्टिवेट करके अपन क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे? थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और इस कन्वर्जन के अंदर अपन को कौन हेल्प करेगा? इस कन्वर्जन के अंदर अपन को हेल्प करेगा थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करना अपन को फिब्रिन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हेल्प कौन करेगा? जो थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट कराएगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये जो रिएक्शंस हैं इनकी एक सीरीज चलती है, पूरी एक सीरीज होती है। अपनी एनसीईआरटी के अंदर 2 ही रिएक्शन दे रखी हैं, बाकी ये बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ये पहली चीज़, मैंने 3 चीज़ बताई आपको। पहली चीज़ तो ये 2 रिएक्शंस हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? इस जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैस्केड प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? क्लोटिंग के अंदर Ca+2 जो कैल्शियम जो आयन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका? कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपन लिम्फ की। लिम्फ अपन ने देखा था डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर भी। लिम्फ है वो कैसा है? टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। टिश्यूज़ के बीच में ये लिम्फ भरा हुआ होता है, कलरलेस होता है, ये कोई कलर नहीं होता। कंटेन WBC, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? WBC प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। WBC के अंदर भी कौन सी वाली? लिम्फोसाइट। फैट आर एब्जॉर्ब्ड, ये अपन ने बात करी थी डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, अपन बात कर चुके हैं। फैट यहाँ पर फैट का जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर कौन हेल्प करता है? जो लिम्फ है वो हेल्प करती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवेज 2 टाइप के हैं, ओपन हो सकता है, ठीक है, ओपन हो सकता है और क्लोज्ड, ठीक है। अब ओपन किसके अंदर होगा और क्लोज्ड किसके अंदर होगा, वो उसके अब एग्जांपल देख लो। जो आर्थ्रोपोडा है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज है, ठीक है, पाथवे है। मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी पाथवे है। क्लोज्ड किसके अंदर है वो ध्यान में रख लो। एनालिडा के अंदर आपको क्लोज्ड मिलेगा, कोडेटा के अंदर आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे मिलेगा। अब क्या मतलब है ओपन और क्लोज्ड का, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर अपना हार्ट है, ठीक है, और यहाँ अपने ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब अपन को करना क्या है? अपन को ब्लड सप्लाई करनी है ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ी सी पाइप आएगी, ठीक है, और वो डायरेक्ट एक स्पेस के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट एक स्पेस के अंदर ओपन हो जाएगी। उस स्पेस के अंदर जहाँ पर ऑर्गन्स प्रेजेंट है उस स्पेस के अंदर जाकर ओपन हो जाएगी वो एक पाइप, ठीक है, जो हार्ट से निकली है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ब्लड। और इस स्पेस को क्या बोलेंगे अपन? एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड दे रखा है साइनस, ठीक है। इसके अंदर ये ओपन होगी तो डायरेक्ट जो ब्लड है वो एक बड़े से पाइप के अंदर है और फिर एक स्पेस के अंदर रिलीज हो गया, ठीक है, और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा है। अब क्लोज्ड के अंदर होता क्या है? ठीक है, यहाँ पर अपना क्या है? हार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या निकली? बड़ी आर्टरी, फिर उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज, आर्टरीज, इसके अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे एक पूरा नेटवर्क होगा ऑर्गन्स तक पहुंचने का, ठीक है। ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचने का एक पूरा नेटवर्क होगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड आर्टरीज, ठीक है। तो उसके थ्रू जो पहुंचेगा, ठीक है, ये ज़्यादा इफिशियंट होता है क्लोज्ड वाला, ठीक है। ओपन के कंपेयर में क्लोज्ड वाला ज़्यादा इफिशियंट होता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? एनालिडा एंड कोडेटा के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? क्लोज्ड है, जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे हार्ट जो है वो 3 टाइप का हो सकता है, 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड एंड 4 चेम्बर्ड, ठीक है। 2 चेम्बर्ड क्या है, 3 चेम्बर्ड क्या है एंड 4 चेम्बर्ड क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब 2 चेम्बर्ड के अंदर क्या है? 2 चेम्बर्ड के अंदर एक होगा एट्रियम, ठीक है, और एक होगा वेंट्रिकल, ठीक है। ये होगा 2 चेम्बर हो गए, ठीक है। एक एट्रियम है इसके अंदर और एक क्या है? वेंट्रिकल। 3 चेम्बर्ड के अंदर क्या होता है? 2 एट्रिया होंगे,
2 अट्रियम प्लस 1 होगा वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चेम्बर्ड के अंदर क्या होता है, 2 अट्रियम प्लस और 2 ही क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चेम्बर हो गया। 2 चेम्बर्ड के का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फिशेस के अंदर क्या होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और 3 चेम्बर्ड किसके अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा होता है, ध्यान में रखना 3 चेम्बर्ड। 2 चेम्बर्ड होता है फिशेस के अंदर, ठीक है। 3 चेम्बर्ड के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चेम्बर्ड की बात करें, 4 चेम्बर्ड आपको मिलेगा बर्ड्स के अंदर और ममल्स के अंदर, ठीक है। बर्ड्स और ममल्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये जो एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल होता क्या है, क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल होता तो रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सारे रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो होता तो रेप्टाइल है, लेकिन उसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब 2 चेम्बर्ड कैसे काम करता है, 3 चेम्बर्ड कैसे काम करता है, 4 चेम्बर्ड कैसे काम करता है, वो चीज अपन देख लेते हैं। बात करें 2 चेम्बर्ड हार्ट की, तो इसके अंदर होता क्या है, अपने पास क्या है, टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है, यहां पर अपने गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। बात फिशेस की हो रही है, 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशेस के अंदर है, तो फिशेस के अंदर अपन को पता है गिल्स होते हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है, ठीक है। गिल्स से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। गिल्स से अपन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ गया, टिश्यूज के पास में। टिश्यूज से अपन को क्या मिला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, और वो कहाँ गया, अट्रिया के अंदर, ठीक है। एक ही अट्रियम है तो एक अट्रियम के अंदर गया, ठीक है। अब अट्रियम से कहाँ फ्लो होगा, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और वेंट्रिकल से वो ब्लड पंप होकर कहाँ आया, यहाँ से आया भी अंदर, क्या कैसा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही अंदर आया था हार्ट के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से निकला है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके पास गया, गिल्स के पास में, और गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास में। ऐसा एक सिंगल सर्कुलेशन, एक सिंगल साइकिल सी चलती है, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा टाइप का होगा, सिंगल सर्कुलेशन टाइप, ठीक है। बात करेंगे 2 चेम्बर्ड हार्ट की, 2 चेम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये अपने क्या है, लंग्स है, लंग्स, ठीक है। लंग्स से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। लंग्स से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके अंदर, ये अपना कौन सा है, राइट अट्रिया, और ये है लेफ्ट अट्रियम, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब आपका ये जो साइड है वो लेफ्ट है, लेकिन आपके जो सामने बंदा खड़ा है अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, राइट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये राइट अट्रिया है और ये लेफ्ट है, ठीक है। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो जाएगा लेफ्ट अट्रियम के अंदर, ठीक है। अब अट्रियम से अपन को पता है, अट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर, और इनके अंदर वेंट्रिकल कैसा होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ गया, वेंट्रिकल के अंदर। टिश्यूज है, टिश्यूज से आएगा ब्लड कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान में रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट अट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट अट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कहाँ आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कहाँ आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। अब ब्लड होगा पंप, यहाँ से ब्लड पंप हुआ, और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास में जाएगा, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास में। अब बात ये है कि जो ब्लड है वो तो दोनों तो मिक्स हो गए थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो गए थे वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया है, तो मिक्स में ही जाते हैं दोनों, ठीक है। दोनों टिश्यूज के पास में, टिश्यू के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ, वहाँ पर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो अनचेंज रहेगा और वो वापस साइकिल के अंदर आ जाएगा। लंग्स के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। तो ये मतलब मिक्स होके जाता है, तो मतलब इतना एफिशिएंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये कैसा हो गया,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। बात करेंगे फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ये अपना दिल है, जैसा अपन बनाते थे स्कूल में और अब भी बनाते होंगे। ये अपना जो दिल है, ठीक है, ये कैसी एट्रियम है, राइट एट्रियम, ठीक है, सामने वाले बंदे का दिल देख रहे हैं अपन। ये कैसा है, लेफ्ट एट्रियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके बीच में ये जो सेपरेशन है, सेप्टम है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन है इसको अपन बोल देंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, सेपरेशन है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी सेपरेशन है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो अट्रियम है, राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है, जो अट्रियम है वो वेंट्रिकल के कंपेयर में छोटे होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। जो अट्रियम है वो वेंट्रिकल के कंपेयर में छोटे होते हैं, और जो इनकी जो मसल्स हैं, जो अट्रियम की जो मसल्स हैं वो वेंट्रिकल के मसल्स में पतली होती हैं, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। जो वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं, जो वॉल्स हैं, वो थिक होती हैं, ठीक है, ये जो है ये थिक होती हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है, 3 वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इनका क्या नाम होगा, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इनका क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल को और क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट है, पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट है। और पेपिलरी मसल्स से एक चीज कनेक्टेड होती है, ट्राइकस्पिड जो वॉल है वो कनेक्टेड होते हैं पेपिलरी मसल्स से, पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब जो जिससे कनेक्टेड होते हैं वो मसल्स होती हैं कोर्डाई, धागे से होते हैं कोर्डाई टेंडेनाई, सेम ऐसे इधर होगा, ठीक है। ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, कोर्डाई टेंडेनाई किसके अंदर हेल्प करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पे इनको जो ये जो वॉल्स हैं इनको खुलने के अंदर वो हेल्प करते हैं कोर्डाई टेंडेनाई। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर अपन बात करते हैं नोडल टिश्यू की, ठीक है। नोडल टिश्यू एक पे होता है SA नोड, SA नोड, ठीक है, SA नोड जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, SA नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, SA नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर राइट अपर कॉर्नर के अंदर क्या होता है, SA नोड। एक होता है AV नोड, AV नोड, ये मान लो AV नोड है, AV नोड, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, SA नोड कहाँ प्रेजेंट था, राइट साइड में, राइट एट्रियम के अंदर, राइट अपर कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट है SA नोड। और जो AV नोड है वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अंदर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर क्या प्रेजेंट है, AV नोड, ठीक है। अब इनका काम क्या है, SA नोड जो है वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा, एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक तरह से करंट जनरेट करेगा, ठीक है। अब वो SA नोड से वो करंट कहाँ पास होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पास होगा, वो जाएगा AV नोड के पास में, ठीक है। SA नोड क्या किया, SA नोड ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और अब जो एक्शन पोटेंशियल है, जो करंट है वो कहाँ जाएगा, AV नोड के पास में जाएगा, ठीक है। AV नोड से कुछ तारें निकलेंगी, कुछ तारें निकलेंगी,
ठीक है, ऐसे करके, और उनको अपन बोलेंगे एवी बंडल, एवी बंडल। ठीक है, अब ये जो तारें हैं वो कंटिन्यू होंगी, ठीक है, कंटिन्यू होंगी, जो इंटरवेंट्रिकल जो सेप्टम है उसके थ्रू जाएंगी ये तारें। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और इनको अपन क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एवी नोड के पास में गया, एवी नोड से वो एवी बंडल, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जैसे ही वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो पूरा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पूरा है ये होता है। अब जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करता है, ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, अपने आप करता है, मतलब बाहर से अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलता रहता है ये। इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं, ऐसे नोड को पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे नोड है वो 1 मिनट के अंदर कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो वो है 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, तो जो ऑन एन एवरेज है वो कितना अपन ने ले रखा है, 72 टाइम्स पर मिनट अपना जो हार्ट है वो बीट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, हार्ट है, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया अपना राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ अपना क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, और यहाँ अपने क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब अपन का इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो अपन ने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था, अब यहाँ पे भी अपन कर लेंगे उसको। ठीक है, ऑर्गन से क्या आएगा, ऑर्गन से क्या निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ध्यान में रखना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। ठीक है, अब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से जाएगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाता है, पंप होकर लंग्स के पास में, क्योंकि ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, और लंग्स के पास में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहां से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। यहाँ से ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम के पास में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, और कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम के पास में। एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल, तो ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आता है, ऑर्गन्स के पास में। ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऐसे चलता है पूरा। ठीक है, ऑर्गन से अपन को क्या मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो जाएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम के पास में जाता है, और राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स के पास में। ठीक है, लंग्स से वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के पास में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा कहाँ पर, ऑर्गन्स के पास में। ठीक है, अब एक चीज आप समझो कि जो आर्टरी है, आर्टरी है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट। ठीक है, हार्ट से जो दूर जाएगी वो क्या होगी, आर्टरी होगी, और जो वेन्स है, ठीक है, वेन्स है वो क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, हार्ट की जो तरफ आएंगी वो क्या होंगी, वेन्स होंगी। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये जो वाली है, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास में जा रही है, राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स के पास में जा रही है, ये वाली कैसी होगी, इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, दूर जा रही है हार्ट से, तो उसका नाम होगा, मतलब आर्टरी तो है ये, और लंग्स की तरफ जा रही है। लंग्स के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं पल्मनरी। ठीक है, तो ये कैसी होगी, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी।
ठीक है। अब ये जो ऑर्गन से जो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लेकर आई है, इसका नाम क्या होगा? ये टुवर्ड्स द हार्ट आ रही है, ठीक है, हार्ट की तरफ आ रही है, दिल के पास आ रही है, तो ये क्या होगी? वेन्स होगी, ठीक है, और इसका नाम होता है वेना केवा, ठीक है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट आ रही है, तो इसका नाम होगा, और हार्ट लंग्स से आ रही है तो इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स की तरफ जा रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ये बड़ी होती है, बड़ी आर्टरी होती है, इसका नाम होता है अओर्टा, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अपन ने क्या बनाया था? दिल बनाया था, ठीक है, ठीक है। मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है दिल, तो समझ लेना आप, थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है मेरा वाला दिल। ये अपना हार्ट है, ठीक है, और ये कैसे कौन सा है? राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगी? यहाँ से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया निकलती है अओर्टा, ठीक है। अब देखो राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट था। कौन सा वॉल था? ट्राइकस्पिड वॉल था। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट था? बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, ठीक है। यहां पर ये कौन से हो गए? ये दोनों हो गए अपने कस्पिड वॉल, कस्पिड वॉल, ठीक है। सेम ऐसे ही एक वॉल होगा कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग के अंदर, यहां पर होगा, ठीक है। और एक वॉल होगा यहां पर अओर्टा के अंदर, ठीक है। ये दोनों कौन से हो गए? सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब जो है कस्पिड वॉल जब बंद होंगे, जब कस्पिड वॉल बंद होंगे तो साउंड कैसा निकलेगा? लब, ठीक है। जैसे ही कस्पिड वॉल बंद होंगे तो एक आवाज आएगी, और वो आवाज कैसी आएगी? लब। और जैसे ही सेमिलुनर वॉल बंद होंगे तब आवाज आएगी डब, ठीक है। तो ये लब डब वाला साउंड आपका हो गया। फिर अपन थोड़ी सी चीजें, अपन कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपना जो हार्ट बीट है, ठीक है, कितना करता है जो हार्ट बीट अपनी, वो अपन को पता है कितनी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 72 टाइम्स मतलब 1 मिनट के अंदर 72 बार अपना दिल धड़कता है, ठीक है। अपन को पता है 1 मिनट के अंदर जो अपना हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार धड़कता है अपना दिल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है एक धड़कन जो है एक बार कितने टाइम में धड़केगा? ठीक है, 1 मिनट के अंदर तो 72 बार धड़का अपना दिल, लेकिन एक बार धड़का है वो कितने टाइम में धड़का है अपना दिल? एक जो बीट है वो कितने टाइम में हुई है? वो हुई है 1 बीट, वो हुई है 0.8 सेकेंड के अंदर, ठीक है। 0.8 सेकेंड के अंदर एक बार अपना दिल धड़कता है, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं? एक बार जो बीट हुई है, एक बार जो दिल धड़का है, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल। अब जो एक टर्म आती है वो क्या आती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम होती है एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, ठीक है, एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, ठीक है, एक जो वेंट्रिकल है एक बार धड़कने पर एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है, कितना ब्लड पंप करता है? तो वो करता है कितना? 70 ml, 70 ml, ठीक है। एक बार दिल धड़कने पर एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक जो वेंट्रिकल है ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है। अब जो 70 ml करता है एक बार में, तो 72 बार में कितना करेगा? 72 × 70 इज इक्वल्स टू 5 लीटर, 5 लीटर। और ये क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। फिर अपन आगे चलते हैं। कार्डियक साइकिल है उसको अपन एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गोल बना दूं, ठीक है।
ठीक है, अपने पास क्या है, अपना जो हार्ट है कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। अब इस ऊपर क्या है, एट्रियम है और नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो रिलैक्स भी करता है, ठीक है। ये जो पूरी साइकिल है अपनी वो कितनी टाइम की है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की, ठीक है। कितने टाइम की है, 0.8 सेकंड की अपनी पूरी साइकिल है, ठीक है। अब उसमें एट्रियम जो है वो कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो वेंट्रिकल है वो कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कितने टाइम रिलैक्स करेंगे, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। जो एट्रियम है अपना, जो एट्रियम है वो अपना करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अपना 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड क्या करता है, सिस्टोल करता है, मतलब सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, ठीक है। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड क्या करता है, एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो 0.7 क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। एट्रियम 0.1 सेकेंड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो 0.7 सेकेंड क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स है अपनी, जो वेंट्रिकल्स हैं ये पूरा एक हाफ हो गया, इधर क्या अपनी 0.8 सेकंड की है अपनी टोटल पूरी साइकिल, तो 0.4 सेकंड का आएगा, इधर अपनी इधर आ जाएगी अपनी, एक मिनट, इधर आ जाएगी अपनी 0.4 सेकंड, इधर भी अपने 0.4 सेकंड। 0.1 सेकंड अपन ने क्या ले लिया अपना, अपना जो एट्रियम है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड कौन करेगा, वेंट्रिकल्स जो है वो 0.3 सेकंड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकल का क्या होगा, सिस्टोल, ठीक है। ये होगा एट्रियम का सिस्टोल। अब 0.1 सेकंड एट्रियम सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 0.7 सेकंड मतलब वो रिलैक्स करेगा। तो वेंट्रिकल जो है वो 0.3 सेकंड सिस्टोल कर रहा है, मतलब वो 0.5 सेकंड क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये टोटल इधर क्या आ गया, 0.4 सेकंड ऐसा टाइम होगा, 0.4 सेकंड ये ऐसा टाइम होगा जहां पर ना तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ना ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। यहां तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, एट्रियम करता है। 0.3 सेकंड कौन करता है, वेंट्रिकल करता है, और 0.4 सेकंड कोई नहीं करता, सब रिलैक्स, दोनों रिलैक्स में रहते हैं, ठीक है। ये अपन ने पूरी अपनी साइकिल देख ली। फिर आगे अपन चलते हैं और पढ़ेंगे अपन आगे ECG, पढ़ेंगे अपन क्या, ECG। बात करें ECG की, तो ECG के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, 3 लीड होती हैं ECG करने के लिए, अपन को 3 लीड लगानी पड़ेंगी, ठीक है। जो नॉर्मल ECG करनी है अपन को तो 3 लीड, अगर अपन को डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए ECG का तो चेस्ट रीजन के अंदर भी लीड्स लगाते हैं अपन, ठीक है। ECG करनी है अपन को, 3 लीड अपने NCERT के अंदर दे रखी हैं। 2 कहाँ लगाएंगे अपन, 2 लगाएंगे, 2 लीड कहाँ लगाएंगे अपन, ईच रिस्ट, ठीक है, दोनों कलाइयों पे लगा लेंगे, ईच रिस्ट, ठीक है। एक लीड कहाँ लगाएंगे अपन, एक लीड लगाएंगे अपन लेफ्ट एंकल पर, ठीक है, लेफ्ट एंकल पर। यहां तो कोई इशू नहीं है। ये अपन ने 3 लीड की बात कर ली। ECG करने के लिए अपन को 3 लीड लगानी होंगी पेशेंट को, 2 लीड लगाएंगे अपन दोनों कलाइयों पर, ठीक है, और 1 लीड लगाएंगे अपन लेफ्ट एंकल पर, ठीक है। फिर अपन जो ECG का डायग्राम है उसको अपन देख लेते हैं, कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ये क्या है, PQRST, ठीक है। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को, ठीक है। P जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। जो QRS कॉम्प्लेक्स है, जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ले लो आप, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और जो T है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल,
ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम हो तो रहा है लेकिन रीपोलराइजेशन नहीं हो रहा, इस ग्राफ के अंदर अपन को दिख नहीं रहा। तो बात ये है कि जब डीपोलराइजेशन हुआ है एट्रियम का तो वो रीपोलराइजेशन QRS कॉम्प्लेक्स के आसपास होता है, लेकिन जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा इतना होता है, एकदम बड़ा होता है, तो जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम है वो कहीं इसके पीछे छुप जाता है। ठीक है, ये ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स के अंदर तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब अपन को ECG के अंदर जैसे अपने ग्राफ पर आएगा ECG, अपन जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये बड़ा होता है। ठीक है, इसको काउंट करना इजी होता है QRS कॉम्प्लेक्स को, तो इसको अपन काउंट कर लेंगे 1 मिनट के अंदर कितना QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको बीट बता सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, और जो हार्ट डिजीजेज है उनके जो डायग्नोसिस के लिए, हार्ट डिजीजेस की जो डायग्नोसिस है उसमें ये काम आता है। ठीक है, अब फिर अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर अपनी आर्टरी आ गई, वेंस आ गई। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ऐसे 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, 3 लेयर्स हैं। जो आउटर जो लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कौन सी होगी, आउटर लेयर। और जो मिडल लेयर है वो कौन सी होगी, ट्यूनिका मीडिया। और जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी होगी, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जो एनसीईआरटी के अंदर तो लिख रखा है, ट्यूनिका जो एक्सटर्ना वो किससे बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसे बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में मेनली कौन है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है प्लस इलास्टिन फाइबर से बनी हुई है। ट्यूनिका एंटाइमा किससे बनी हुई है, स्क्वोमस एंडोथेलियम। बात करते हैं अपन जो इसके अंदर कुछ डिफरेंस भी है आर्टरी और वेन्स के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये अपनी आर्टरी है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, वेन है। ठीक है, आर्टरी की जो वॉल्स है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, थिक होती हैं। और जो ल्यूमन है वो कैसा होता है, ल्यूमन जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जो वेन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। और जो ल्यूमन है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो ल्यूमन है इनके अंदर कम है, जो स्पेस है वो कम है आर्टरीज के अंदर, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो प्रेशर से जाएगा, फास्ट फ्लो करेगा इनके अंदर। और इनके अंदर कोई वॉल भी प्रेजेंट नहीं होता, वॉल भी कोई प्रेजेंट नहीं होता। वेन्स के अंदर वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई रहता है आर्टरीज के अंदर। ठीक है, जो ट्यूनिका मीडिया है, वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ठीक है, वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया है वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपना वो है रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, तो हार्ट एक्टिविटी की जो रेगुलेशन है वो कैसे होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, वो अपन जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, जो यहाँ की चीज़ है वो वहाँ यहाँ कर लेते हैं, वो चीज़ें वहाँ की हैं तो उनको वहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे। रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो हार्ट है, ठीक है, वो कैसे धड़कता है अपना दिल। ठीक है, उसके अंदर अपने जो यूज होते हैं, जो हेल्प करते हैं वो है नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं, वो कौन से होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, एवी नोड। अब जो नोडल टिश्यू है अपना, जो नोडल टिश्यू है वो कैसा होता है, मस्क्यूलर। ठीक है, मसल है ये। ठीक है, मसल है, तो ये अपना हार्ट कैसा हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया। मायो वर्ड किसके लिए यूज होता है, मसल के लिए यूज होता है, तो ये अपना कौन सा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, जो नोडल टिश्यू है वही क्या कराते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं, तो अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, अपन बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अपना उससे अगर ज्यादा होगा तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, हाइपरटेंशन में आता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल है वो कितना है, 120/80। ठीक है, इन द मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर अपना, सिस्टोलिक प्रेशर है। जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे अपना प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर।
और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mm ऑफ Hg इज द डायस्टोलिक। ठीक है, जब अपना जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है उस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर कितना होता है 80। ठीक है, इफ रिपीटेड चेक्स, ठीक है, बार बार अपन चेक कर रहे हैं उसको, ठीक है, ब्लड प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल का, और वो 140 क्या अपना सिस्टोलिक और 90 अपना डायस्टोलिक प्रेशर आ रहा है, ठीक है, या फिर उससे ऊपर आ रहा है, तो मतलब उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज। हाई ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम तक किसी को प्रोलॉन्ग्ड, अगर किसी को क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो किसको अफेक्ट करता है, वो वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी और ब्रेन को वो अफेक्ट करता है। फिर बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अफेक्ट्स द वेसल्स को अफेक्ट करता है दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट, जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना। ठीक है, तो जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। ठीक है, हार्ट मसल्स, इट इज कोज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, ये चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं वेसल्स के अंदर। क्या हो जाती है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरोवर। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जो आर्टरी की जो ल्यूमन है वो और पतली हो जाती है, तो ब्लड जो है वो इफिशियंटली क्या नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उनसे जा नहीं पाता, तो क्या होता है, जो अपनी हार्ट मसल्स हैं उन तक ब्लड सही से पहुंच नहीं पाता। ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर आगे चलते हैं अपन एंजाइना। एंजाइना, इट इज ऑल्सो कोल्ड एंजाइनो पैक्टोरिस, एंजाइना पैक्टोरिस भी बोलते हैं इसको। ए सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ठीक है, हार्ट मसल तक अगर सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट पेन भी मतलब ज़्यादा ही चेस्ट पेन होगा। ठीक है, एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वोमेन ऑफ एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। ठीक है, जो एंजाइना है वो आदमी में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करता, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा किस एज के अंदर देखा गया है, मिडिल एज के अंदर। ठीक है, जो अधेड़ उम्र है उसके अंदर देखा गया है, और एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं उनमें देखा गया है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो सही से हो नहीं पाता, ब्लड फ्लो नहीं होता तो जो हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो एंजाइना हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अपन हार्ट फेलर। हार्ट फेलर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट फेलर क्या होता है, हार्ट फेलर वो स्टेट होती है हार्ट की जब जो अपना हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, और जो अपनी जो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पाता। ठीक, ब्लड पंप तो कर रहा है, ब्लड पंप तो कर रहा है अपना हार्ट, लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना अपनी बॉडी को चाहिए। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलर। इसको कई बार कंजस्टिव हार्ट फेलर भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, कंजेशन ऑफ जो लंग्स, अपने जो लंग्स हैं वो कंजस्टेड हो जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज होती है। हार्ट फेलर इज नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जो हार्ट फेलर है वो कार्डिक अरेस्ट नहीं होता। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट वो होता है जब हार्ट जो अपना हार्ट है वो ब्लड पंप करना ही बंद कर दे, धड़कना ही बंद कर दे अपना दिल, तो वो क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट होता है। ठीक है, जब काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, हार्ट फेलर क्या होता है, पंप तो कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं हो रहा, वो क्या होता है, हार्ट फेलर होता है। कार्डिक अरेस्ट होता है जिसमें दिल बंद हो जाता है, बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है। और एक होता है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, सडनली अपनी जो हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, सडनली वो क्या होगी, डैमेज हो गई। कार्डिक मसल्स, अपनी हार्ट मसल्स हैं वो सडनली डैमेज होगी, किसके कारण, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जो अपनी हार्ट मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिली, उसके कारण क्या होगी, वो डैमेज होगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अंदर अपना दिल काम करना बंद कर देता है, और हार्ट फेलर के अंदर क्या होता है, ब्लड पंप तो कर रहा है हार्ट लेकिन सही पूरा इफेक्टिवली नहीं कर रहा। तो ये अपना चैप्टर हो गया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट। ठीक है, सर्कुलेशन की हमने बात कर ली, वन शॉट वीडियो है ये, इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर हो चुकी है।
एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और जो रिव्यू आएगा एनसीईआरटी इसी चैप्टर का उसको आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी हर एक लाइन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और सारी चैप्टर्स की वीडियो आ जाएंगी। अपन केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।